हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स। लास्ट सेशन में हमने बात की थी एरर एनालिसिस की और हमने उसमें सीखा था कि लीस्ट काउंट क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, एरर्स के टाइप्स हमने सीखे थे वहाँ पर। सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर्स के भी हमने टाइप सीखे थे। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक्सप्रेशंस ऑफ एरर, कि एरर को निकालने के लिए जिन सिस्टम्स का हम यूज़ करते हैं उसमें किस किस टाइप के फार्मूले यहाँ पर बनकर तैयार होते हैं। तो बात करते हैं आज के सबसे पहले एक्सप्रेशन के बारे में। और हमारा जो पहला एक्सप्रेशन है इसे हम कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो चलिए बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में। मान लीजिए कि आपने एक फिजिकल क्वांटिटी चुनी जो है A, और आपको इस फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट करना है। और इसको मेज़रमेंट करने के लिए आपने बहुत सारे प्रेक्षण किए। तो जब सबसे पहले आपने इसको मेज़र किया तो आपने देखा कि ये A1 मिलता है, फिर आपने दोबारा मेज़र किया ये A2 मिलता है, फिर दोबारा मेज़र किया A3 मिलता है, और ऐसे करते करते आपने कई बार मेज़र किया और इसके n प्रेक्षण किए, n एक्सपेरिमेंट्स। तो आपको ऑल ओवर n एक्सपेरिमेंट्स से n मेजर्स प्राप्त होते हैं। अब इसमें कौन सी वैल्यू सही है और कौन सी वैल्यू गलत, तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था रैंडम एरर के बारे में, तो रैंडमली हमने अपना एक्सपेरिमेंट चूज़ किया और रैंडमली चूज़ करने की वजह से हम इसमें छिपे हुए कारणों का पता नहीं लगा सकते कि किस वजह से हमारे पास एरर आई है। तो हम लोगों ने बात की थी जब रैंडम एरर आती है, ऐसी एरर को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एवरेज वैल्यू का। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर इन सभी का एवरेज वैल्यू निकाला, मीन वैल्यू AM। तो AM हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN अपॉन N। इसी को हम वास्तविक मान कहते हैं या मान लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं इन सभी को हम कहते हैं प्रेक्षित मान, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया और ये वैल्यूज़ निकाली। और ये उसका जो है रियल वैल्यू है या एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी हमें पता है। अब हम बात कर रहे थे एरर की कि एरर कितनी आ रही है। तो जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है इसमें और हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है इसमें जो डिफरेंस आएगा उसे ही हम कहेंगे यहाँ पर एरर। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले A1 और AM में डिफरेंस निकाला, AM माइनस A1। फिर हमने AM माइनस A2 निकाला, AM माइनस A3 निकाला, और इस तरह से हमने बहुत सारी वैल्यूज़ निकाली AM माइनस AN तक। ठीक है। तो जो आपको सबसे पहली वैल्यू मिल रही है इसका नाम हमने रखा डेल्टा A1। A के मान में आए, पहले मान में आई त्रुटि। दूसरे का नाम हमने रखा डेल्टा A2, तीसरे का नाम हमने रखा डेल्टा A3, और फाइनली इसका नाम हमने रखा डेल्टा AN। ये nवें मान में आई त्रुटि है। अब क्योंकि ये त्रुटि जो आई है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मान लीजिए कि A1 का वैल्यू AM से बड़ा हो, A1 बड़ा है और AM छोटा है, तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर A2 छोटा है AM बड़ा है तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और हम बात कर रहे हैं कि हमें टोटल सिस्टम में एरर निकालनी है। तो जब हम टोटल सिस्टम में निकालने के लिए बात करते हैं तो हमें जो है नेगेटिव वैल्यूज़ को ये नहीं मानना है कि हमें इसे घटाना है। नेगेटिव का मतलब है मान में आई कमी और पॉजिटिव का मतलब है मान में आई अधिकता, क्योंकि दोनों ही गलत हैं, यानी कि दोनों ही एरर हैं, इसलिए इसे भी हम एरर कहेंगे और इसे भी हम एरर कहेंगे।
और जब हम टोटल एरर निकालेंगे तो इसके लिए हमें सबको जोड़ना होगा, तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम इनके ऊपर एक मॉड लगा लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मॉड लगा लिया है। मैं ज़रा मॉड का मतलब आपको समझा देता हूँ। मॉड का मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड से है। मैग्नीट्यूड अर्थात केवल और केवल परिमाण। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है परिमाण। परिमाण का मतलब हम उसमें आए हुए वैल्यू को चयनित करेंगे, उसकी दिशा यानी कि 0 के इस साइड है या 0 के उस साइड, पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसे चयनित नहीं करेंगे। तो मॉड की विशेषता होती है कि अगर इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको पॉजिटिव देगा ही देगा, अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो ये भी आपको पॉजिटिव करके देगा। यानी कि हम सिर्फ परिमाण के विषय में जब बात करते हैं तो इस मॉड चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस आधार पर हमने देखा कि हमने अलग अलग सिस्टम्स से निकलने वाली सारी एरर्स को कैलकुलेट कर लिया है। पहले मान में आई त्रुटि, दूसरे मान में आई त्रुटि, तीसरे मान में आई त्रुटि, चौथे मान में आई त्रुटि और nवें मान में आई त्रुटि। अब हमें पूरे सिस्टम में एरर निकालनी थी, तो क्योंकि हम बात कर रहे थे वास्तविक मान की और हमने देखा था रैंडम एरर के लिए हम AM निकालते हैं, तो ये हमने अलग अलग परीक्षण किए, उनका मीन निकाला, ये हमारी वास्तविक वैल्यू हो गई, हमारे प्रेक्षित मान हो गए और ये इन सभी प्रेक्षित मानों में अलग अलग त्रुटियां हो गई। अब पूरे सिस्टम में जो त्रुटि आई है उसका हम फिर से मान निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं डेल्टा ए। डेल्टा का मतलब त्रुटि, ए का मतलब ए में आई हुई और बार का मतलब यहाँ पर माध्य से है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट 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 प्लस डेल्टा AN और पूरे सिस्टम के अपॉन में हम लगा देते हैं यहाँ पर n, क्योंकि हमारे पास प्रेक्षित मानों की संख्या n है। तो इस आधार पर जो भी आपको मान प्राप्त होने वाला है, इसी मान को हम कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। तो ये आपका एक्सप्रेशन फॉर एरर का पहला एक्सप्रेशन है। तो पहला एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले हमने जितने भी प्रेक्षण हैं सभी का वास्तविक मान निकाला, यानी कि मीन वैल्यू निकाली, और उसके बाद सभी प्रेक्षण मानों को वास्तविक मानों में से घटाया और हमने वहाँ पर अलग अलग एरर्स निकाली और सारी एरर्स को पॉजिटिव किया, मॉड में रखा, और उसके बाद फिर सबका जो मान निकलता है उसका हम फिर से माध्य निकालेंगे और इससे जो हमें माध्य प्राप्त होता है इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। चलिए बात करते हैं अपने अगले एक्सप्रेशन के बारे में। तो हमारा अगला एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। चलिए बात करते हैं रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर में कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है उसका जो भौतिक राशि के साथ तुलनात्मक अध्ययन प्राप्त होता है, वास्तविक मान से जो तुलनात्मक अध्ययन प्राप्त होता है उस मान को हम कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। कौन सा अध्ययन? तुलनात्मक अध्ययन। तो तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो हमने देखिए निकाला था हमारा AM, ये हमारा वास्तविक मान था, और हमने निकाला था डेल्टा AM बार, इसको हमने कहा था संपूर्ण त्रुटि, ठीक है, और इसी को हम लोग कह रहे थे एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो आपका एब्सोल्यूट एरर है, जब इसका वास्तविक मान से तुलना करते हैं, अर्थात हम बात कर रहे हैं डेल्टा AM बार अपॉन AM की, तो इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल एरर, या हम कह सकते हैं इसको रिलेटिव एरर। तो क्या होती है आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि? जब हम किसी प्रेक्षण के मान में आई हुई एब्सोल्यूट एरर का तुलना उसके वास्तविक मान से करते हैं तो इस प्रकार के एरर को हम फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। अब इसी फ्रैक्शनल एरर को अगर हम देखें थोड़ा ध्यान से,
और हम इसी फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई करा दें, तो इस कंडीशन में निकल के आएगा इसका परसेंटेज, और इस टाइप की एरर को हम कहेंगे प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्सप्रेशन की ओर, और हमारा जो अगला एक्सप्रेशन है उसे आप ध्यान से देखिए। तो हमारा जो अगला एक्सप्रेशन है वो है वर्ग माध्य मूल त्रुटि। वर्ग माध्य मूल त्रुटि, वर्ग माध्य मूल त्रुटि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि हमने आपसे कहा था, हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ए ली, एक एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकाले A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। इन सभी में हम लोगों ने इनकी एरर्स निकाली, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN, सभी की एरर्स निकाली। एरर्स निकालने के लिए भी हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि डेल्टा A इज इक्वल टू AM माइनस A। तो फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकेंड है तो सेकेंड, थर्ड है तो थर्ड, फोर्थ है तो फोर्थ, nth है तो nth। अब देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की होने के कारण जब भी हम इसकी कैलकुलेशन एक साथ करते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज़ घट सकती। तो हमने आपको बताया था हम मॉड लगा लेते हैं। उस मॉड की प्रक्रिया से गुजरना न पड़े इसके लिए हमने एक दूसरा तरीका निकाला जिसे हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल त्रुटि। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है वर्ग। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास एरर्स हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN, सभी का हमने वर्ग कर लिया। और फिर कह रहे हैं माध्य। तो माध्य निकालने का मतलब है सभी को ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से इसको डिवाइड करा लीजिए। तो ये हो गया आपका माध्य। और तीसरा है मूल। तो मूल का अर्थ है यहाँ पर वर्गमूल से। तो जब हम इसके ऊपर एक रूट लगा देंगे तो ये हो गया वर्ग माध्य मूल। अब ये जो आपको त्रुटि प्राप्त होती है इसे हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल त्रुटि। और इसके निकालने का आशय, यहाँ पर वर्गमूल लेने का आशय ये है क्योंकि हम त्रुटियों का वर्ग कर चुके हैं तो वर्ग से हमें वर्ग वाली राशि प्राप्त होगी। और हम चाहते हैं इस तरह की राशि हमें प्राप्त हो क्योंकि हमारा मान सिंगल पावर के फॉर्मेट में है, तो इस पर डबल पावर हम नहीं लगा सकते, इसलिए हमने इसका क्या किया, वर्गमूल निकाल दिया। तो इस तरह के मान को हम वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहते हैं, और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से तीन टाइप के एक्सप्रेशंस आपके त्रुटि विश्लेषण में प्राप्त हो जाते हैं। हम इस एरर एनालिसिस के बारे में अगर बात करें तो हम अब बात करते हैं कि जब हम मापन करते हैं तो मापन करने के पश्चात हमें मापन राशि में कुछ अंक प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने जो है किसी स्केल से किसी वॉल की लेंथ मेज़र की, तो वॉल की लेंथ हमने जो मेज़र की वो हमने मेज़र की 26.4 मीटर। तो 26.4 मीटर में हमें यहाँ पर देख सकते हैं आप ये नंबर्स मिल रहे हैं। ऐसे हो सकता है हमें मिले 26.0309, तो इसमें आप देख सकते हैं आपको नंबर्स मिल रहे हैं। तो इन नंबर्स में कौन से नंबर को हम सार्थक कहेंगे, सिग्निफिकेंट कहेंगे, और कौन से नंबर्स को सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे, हमें इसके बारे में सिखाना है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंक। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं क्या होता है सार्थक अंक। चलिए चर्चा करते हैं इस विषय में कि क्या होते हैं सार्थक अंक। जैसे कि मैंने आपसे कहा, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, डिस्टेंस बिटवीन
दिल्ली एंड मुंबई इज इक्वल टू 458 किलोमीटर्स। तो दो लोगों के विषय में आपस में चर्चा हो रही थी और वो दोनों बता रहे थे कि दिल्ली और मुंबई के बीच इतना डिस्टेंस है। तब तक एक तीसरा आदमी आया जो वहाँ का मूल निवासी था। उसने कहा नहीं, अभी तो मैं अपनी कार से गया और मैंने जो है मीटर को भी ऑन कर दिया था, ज़ीरो फिगर लगा दिया था, और मैंने देखा कि मैं यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो 458.6 किलोमीटर था। फिर एक दूसरा आदमी आया, उसने कहा नहीं नहीं, मेरा जो मीटर है वो आपकी वैल्यू से ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है, परिशुद्ध मान देता है, और उसके हिसाब से ये 458.625 किलोमीटर था। अगला व्यक्ति आया, अरे नहीं नहीं, मैंने और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, मेरे मीटर में 458.6523 किलोमीटर शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम बात कर रहे थे 458 की, तो उस 458 की काट अगले व्यक्ति ने बताई 458.6। तो देखिए, एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर 458 ये 3 अंक हैं, इसमें ये वाला व्यक्ति या तो इससे कम वैल्यू बताता, यानी कि 457 बताता, या 459 बताता। इन्हीं दो में से कोई वैल्यूज़ को बता सकता था। तो हमने देखा कि जो सबसे पहला आदमी है उसने जो बताया उसमें ये 2 डिजिट जो हैं ये हमारी सर्टेन डिजिट्स हैं, इनका तो आना पक्का है। लेकिन ये जो लास्ट डिजिट है ये कैसी है? अनसर्टेन। तो किसी भी माप में जो आपका लास्ट डिजिट होता है वो अनसर्टेन ही होता है। जो सबसे लास्ट होगा उसे हम हमेशा अनसर्टेन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो ये भाई साहब जो बता रहे हैं इनकी वैल्यू या तो 458.6 या 458.7, इन दो के बीच हो सकती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती थी। 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 458, इनका तो आना पक्का हो गया, लेकिन अब ये 0.5 है या 0.7 है या इसके बीच है, इसका कंफर्मेशन अभी नहीं हो पा रहा है। तो लास्ट डिजिट यहाँ पर कैसी है? अनसर्टेन। तीसरे भाई साहब आए, उन्होंने नाप कर दिया इतना, तो इनकी माप को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं 458.64 या 458.66, क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट है इसके बारे में अभी संभावना पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारी जो मापक प्रणाली है इसमें हम इससे अधिक एक्यूरेट, इससे अधिक प्रिसाइज वैल्यू निकाल सकते हैं, परिशुद्ध वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने देखा या तो ये लास्ट में 4 होगा या 6 होगा या इसके बीच होगा। तो यहाँ पर ये चारों डिजिट कैसी हो गई? सर्टेन। ये चारों डिजिट कैसी हो गई? सर्टेन। और लास्ट डिजिट फिर से कैसी हो गई? अनसर्टेन। इन्होंने 4 अंकों तक शुद्ध वैल्यू दिया, और 4 अंकों तक शुद्ध वैल्यू देने के कारण इनके जो इतने अंक हैं ये तो सर्टेन हो गए हैं। लेकिन हो सकता है कोई अगला मापक यंत्र लेके आए और दशमलव के 5 अंकों तक शुद्ध वैल्यू दे सकता हो, तो इस 3 में या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, या 2 और 3 के बीच ये सत्य भी हो सकता है। लेकिन इसके बारे में 100% ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में 100% ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में 100% ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इस डिजिट को क्या कहते हैं? अनसर्टेन डिजिट्स। तो डिजिट आपकी किसी भी माप में 2 टाइप की हो गई, एक सर्टेन डिजिट और दूसरी अनसर्टेन डिजिट।
तो अब इसमें से हम सार्थक किसे कहते हैं, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से समझें कि आपके मापन के सिस्टम में सभी सर्टेन डिजिट्स प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन का मतलब यहाँ पर डाउटफुल है, क्योंकि इसके बारे में अभी डाउट रहता है ये सत्य होगी या नहीं होगी। तो जितनी सर्टेन डिजिट्स हैं उनके नंबर्स और लास्ट अनसर्टेन डिजिट इसका नंबर, जब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं तो हमें जो नंबर मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं सार्थक अंक। जैसे हमने कहा लेंथ ऑफ अ रॉड इज इक्वल टू 2.6379 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए ये इतने जो डिजिट्स हैं ये सर्टेन है और ये जो 9 है ये डाउटफुल है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर SF से लिख रहा हूँ, आगे मैं भी इसी तरह से लिखूँगा, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू सभी सर्टेन डिजिट्स कितनी हो गई 1 2 3 4 प्लस एक डाउटफुल डिजिट कितनी हो गई, तो यहाँ से हमें सार्थक अंक कितने मिल गए 5। तो इस माप में 5 सार्थक अंक हैं, यानी कि सभी अंक सार्थक हैं। तो सार्थक अंकों के कुछ अपने नियम होते हैं, हम जरा अलग अलग नियमों के विषय में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। इस सेक्शन को थोड़ा इंग्लिश में ही समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैंने लिखा है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कि हमारी जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो ज़ीरो नहीं हैं वो सभी हमेशा हमेशा सिग्निफिकेंट होती हैं। अब बात ये भी है कि उनके बीच डेसिमल पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चाहे उनके बीच डेसिमल हो या उनके बीच डेसिमल ना हो, दोनों ही कंडीशंस में आप इन सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 3579 नंबर ऑफ SF 4, मैंने लिखा 273 तो नंबर ऑफ SF 3, क्योंकि ये सारी की सारी नॉन ज़ीरो हैं। मैंने लिखा 259.5626 तो नंबर ऑफ SF 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ऑफ SF हैं। सिग्निफिकेंट फिगर सब के सब सार्थक हैं क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है। तो नॉन ज़ीरो डिजिट हमेशा हमेशा सिग्निफिकेंट होती है। फिर से आप देख सकते हैं सर्टेन डाउटफुल, ऑल सर्टेन प्लस 1 डाउटफुल, 6 सर्टेन प्लस 1 डाउटफुल इज इक्वल टू 7 डिजिट्स। तो ये हमारे सभी सार्थक अंक होते हैं। तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उन्हें हम हमेशा हमेशा सिग्निफिकेंट कहते हैं। चलते हैं अपने अगले रूल पर। ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे उन सभी को भी हम सार्थक कहेंगे। जैसे कि मैंने लिखा 3705 तो ये दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और ज़ीरो इनके बीच में आ रहा है, तो इसको भी हम सिग्निफिकेंट कहेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 4 SF। जैसे मैंने लिखा 320.59 तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लास्ट है वही तो अनसर्टेन है, उसी पे तो डाउट है, बाकी तब तो पक्की हैं। तो इस कंडीशन में ये सारे के सारे और ये सब सर्टेन है, तो 5 SS आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा 259.00002 तो इसमें देखिए यही तो आपका अनसर्टेन है, इसी में तो डाउट है, बाकी सब तो सर्टेन है। तो ऑल सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन, तो आपको टोटल कितने मिल गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दूसरा रूल हमारा क्या बताता है हमें, ऑल नॉन ज़ीरो बिटवीन 2
ऑल ज़ीरो डिजिट्स बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी ज़ीरो हैं अगर वो नॉन ज़ीरो के बीच आते हैं, एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं 3050 3020.0962। इसमें देखिए नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो, नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो, नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो, नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो हैं, तो ये सब सिग्निफिकेंट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 12। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा हमारा दूसरा रूल, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स। वे सभी ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच आएंगे उन सभी को हम सार्थक अंक कहते हैं। तो हमारा तीसरा रूल है, इफ़ नंबर इज़ विदाउट डेसिमल, कि एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल नहीं हो, देन टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है तो जो भी ज़ीरोज़ आपके नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएंगे और उनके आगे किसी भी टाइप की नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं लगी होगी, उन्हें हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा 53900, तो इसमें 539 यही आपके सिग्निफिकेंट फिगर गिने जाएंगे क्योंकि इसमें डेसिमल है नहीं, और डेसिमल में जो टर्मिनल या ट्रेलिंग ज़ीरोज़ यानी कि आगे आने वाले ज़ीरोज़ होते हैं उन्हें हम नॉन सिग्निफिकेंट कहते हैं। तो इस कंडीशन में ये 3 डिजिट्स तो आपकी सिग्निफिकेंट हैं, तो 3SF आपको मिल जाते हैं। ऐसे मैंने लिखा 5030902000। तो देखिए ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, ये भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, ये भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है तो इन 3 ज़ीरो को सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे। तो हमारे पास SF कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 SF। ठीक है, तो ऑल ज़ीरोज़ विच आर कमिंग आफ्टर अ नॉन ज़ीरो डिजिट्स एंड नो नॉन ज़ीरो डिजिट्स कम्स after that zeros, then and the number is without decimal, then these zeros are not significant. Is it okay? चलते हैं अपने अगले रूल की ओर। ट्राइलिंग ज़ीरोज़ इन डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट। कहने का क्या मतलब है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 6.3000। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो डेसिमल पार्ट है। इज इट ओके? डेसिमल पार्ट। अब डेसिमल पार्ट में जो भी आपके ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं यानी कि जिनके बाद कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं आने वाली है, ऐसी कंडीशन में हम इन सभी को SF सिग्निफिकेंट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास 5 1 2 और इनको भी हम SF कह रहे हैं, तो 5 SF है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए अभी तक कभी कभी हम लोग क्वेश्चंस लगाते थे मेंसुरेशन में, तो हमें कहीं लिखा होता था 12 मीटर, कहीं पे हमारे पास लिखा होता था 12.0 मीटर और कहीं लिखा होता था 12.00 मीटर। तो ऐसी कंडीशन में इस कैलकुलेशन को करने के लिए या इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम इसे 12 ही मानते थे। लेकिन अब हम आपको इसका मीनिंग समझाते हैं कि ये डिजिट ऐसे क्यों थी और यहाँ पर इस डिजिट के आगे ज़ीरो क्यों लगाए गए हैं। ये डिजिट ऐसे इसलिए है क्योंकि इसको ऐसे यंत्र से मापा गया है जो डेसिमल के बाद की वैल्यू नहीं दे सकती थी। इसको ऐसे यंत्र से मापा गया है, ऐसा हमने यहाँ पर टूल यूज़ किया है जो डेसिमल के 1 पॉइंट तक हमें मेज़रमेंट देता है। यहाँ पर हमने ऐसा टूल यूज़ किया है जो डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक हमें मेज़रमेंट देता है। इस वजह से इन ज़ीरोज़ को, क्योंकि ये ऐसे मापक यंत्र द्वारा मापे गए हैं जो हमें डेसिमल के इस प्लेस वैल्यू तक एग्जैक्ट वैल्यू बता देते हैं, इसलिए इन मानों को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर 2SF हैं, यहाँ पर 3SF हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों ज़ीरोज़ को SF कहेंगे तो 4SF हैं। ऐसे में एक और एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने रख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 39.25090000। तो इसमें देखिए
ये वाला ज़ीरो तो दो नॉन ज़ीरो के बीच है, और ये हमारे कहलाते हैं ट्रायलिंग ज़ीरोज़, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आने वाले। और ये हिस्सा आप देख सकते हैं कि ये हमारा डेसिमल वाला पार्ट है। तो जबकि ये हमारा डेसिमल वाला पार्ट है, इस वजह से इसमें इन ज़ीरोज़ को भी हम क्या कहेंगे, SF कहेंगे। और इस कंडीशन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 SF हो जाते हैं, यानी कि 10 सार्थक अंक यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि इन ज़ीरोज़ को हम क्यों सिग्निफिकेंट फिगर कह रहे हैं। चलते हैं अपने अगले रूल की ओर। तो अभी हम लोगों ने एक रूल सीखा था, ऐसे डिजिट जिसमें डेसिमल ना हो, उसमें ट्रायलिंग ज़ीरोज़ को हमने नॉन सिग्निफिकेंट कहा था। लेकिन अब देखिए, इफ़ ट्रायलिंग ज़ीरोज़ इन नॉन डेसिमल डिजिट आर कम्स फ्रॉम मेज़रमेंट, अगर इनको किसी मेज़रमेंट से निकाला गया है तब अगर आपके पास ये ज़ीरो आते हैं, जैसे कि आपके पास एक क्वांटिटी लिखी है 2600 mm, यानी कि 2600 मिलीमीटर, आपके पास लिखा है 160 ग्राम्स। तो देखिए इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, लेकिन डेसिमल पार्ट ना होने के बावजूद भी ये किसी न किसी सिस्टम का मेज़रमेंट है। तो इस वजह से इन ज़ीरोज़ को हम SF कहेंगे, इस ज़ीरो को हम SF कहेंगे, और इस आधार पर हमारे पास यहाँ पर 4 SF हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास 3 SF हो जाएंगी, क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट्स तो हमारे पास पहले से SF हैं और हमें केवल इनके बारे में सीखना था। तो ये हमारा अगला रूल हो जाता है। और अब हम चलते हैं अपने अगले रूल की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है ओनली ओरिजिनली मेजर्ड क्वांटिटी विल इंडिकेट द करेक्ट नंबर ऑफ SF। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भी रॉड की लेंथ को मेज़र किया और ये जो मेज़रमेंट आया ये आया 1500 mm। तो क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट की वजह से नॉन ज़ीरो डिजिट्स तो पहले से आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, सार्थक थी, और इन ज़ीरो को मेज़रमेंट की वजह से हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसमें 4 SF हमें मिल जाते हैं, 4 SF। ये ओरिजिनली मेजर्ड है। अब मान लीजिए कि आप इसको कन्वर्ट करते हैं और आप इसे लिखते हैं 150.0 सेंटीमीटर, या आप इसे कन्वर्ट करते हैं और आप इसे लिखते हैं 1.500 मीटर। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चाहे आप किसी भी तरह से इसको चेंज करें, ईच एंड एवरी कंडीशन में इसमें हम 4 SF ही मानेंगे। तो ओरिजिनली मेजर्ड क्वांटिटी में जितने SF होते हैं उसके कन्वर्जन पर चाहे आपको जो भी डिजिट प्राप्त हो, उसमें डेसिमल हो या ना हो, ईच एंड एवरी कंडीशन में उसमें उतने ही SF रहते हैं जितने उसकी ओरिजिनली मेजर्ड क्वांटिटी में थे। इसलिए इसमें भी 4 SF हैं और इसमें भी 4 SF हैं। इज इट ओके? तो ओरिजिनली जो आप मेज़रमेंट में सबसे पहले निकालेंगे उसे हम ओरिजिनल कहेंगे। अब आप उसका यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो कन्वर्जन करने से कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलते। चलिए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ। अभी तक हमने जितने भी रूल्स देखे उन सभी रूल्स में हम जो भी नंबर देख रहे थे वो ग्रेटर देन 1 हुआ करते थे। अब हम अपना फाइनल और लास्ट रूल देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं फॉर नंबर लेस देन 1 कि अगर हमारा नंबर 1 से छोटा होता है तो हम किसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो हमारा लास्ट रूल है एनी नंबर या एनी ज़ीरो टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैंने एक नंबर यहाँ पर चुना 0.00792। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑल ज़ीरो राइट ऑफ लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स। जैसे एक और यहाँ पर ज़ीरो लगा लेते हैं, तो ये हमारी लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है और ये इसका राइट है। तो लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट में आने वाला जो ज़ीरो है इसे हम कहते हैं SF। ठीक है। फिर कह रहे हैं ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन
डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ये हमारा डेसिमल पॉइंट हो गया और ये हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो। इसके बीच जो जीरो होते हैं हम उन्हें नॉन सिग्निफिकेंट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो डेसिमल लोकेशन और फर्स्ट नॉन ज़ीरो, पहले नॉन ज़ीरो के बीच आएंगे, उन ज़ीरोज़ को हम नॉन सिग्निफिकेंट कहेंगे। और हमारे लास्ट जीरो डिजिट है उसके बाद जो ज़ीरोज़ आएंगे हम उसे सिग्निफिकेंट कहेंगे। हम जरा इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि ऐसा क्यों है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है 150 सेंटीमीटर और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम इसे लिख सकते थे 150.0। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डेसिमल का लोकेशन लास्ट में यहाँ पर है। हम इसे इधर खिसकाना चाहते हैं और खिसका कर यहाँ लाना चाहते हैं। तो देखिए 0.150 इंटू 10⁻⁻⁻³ -3 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसे और खिसकाएँ तो हम यहाँ पर 10⁻⁻⁵ लगा लेंगे, लेकिन रहेगा ये आपका उतना ही जितना ये है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि हम इसमें सिर्फ डेसिमल को डिसलोकेट कर रहे हैं। तो डेसिमल को डिसलोकेट कर रहे हैं और मेज़रमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारी ओरिजिनली मेजर्ड क्वांटिटी है, ओरिजिनली मेजर्ड क्वांटिटी। और इसमें कितने हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर? 3। तो इसलिए इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे। राइट ऑफ नॉन ज़ीरो लास्ट ये, और बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो ये, इनको हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं चूज़ करते हैं और यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट चूज़ करते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाले ज़ीरोज़ हमारे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने उसका कन्वर्जन किया है। यूनिटरी सिस्टम में हम पहले से ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे थे। तो ये है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। और अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के आधार पर हम किस प्रकार की गणनाएं करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।